नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी के एक और पीवाईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। पॉलिटी कर रहे हैं हम लोग कंप्लीट पीवाईक्यू पिछले 20 साल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखिए पीवाईक्यूज हम लोग, क्योंकि आरओ के में जितने पूछेंगे वो भी करेंगे और बीईओ में जितने पूछेंगे वो भी करेंगे। तो पीवाईक्यू को ही आप मॉक की तरह लगाइए, इसका रिवीजन मल्टीपल टाइम करिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको थीम पता चलती है कि किस थीम पे सवाल पूछे जाते हैं और पूरा डिटेल में उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके पीछे की सारी चीज़ें। तो आप आराम से प्रीलिम्स को टैकल कर सकते हैं अगर अच्छे से रिवीजन करें तो 60 से 70% सवालों को तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है। विद रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी अविश्वास प्रस्ताव के लिए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला, अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड नॉट टू सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं, यानी राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी क्यों मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया है उसका कारण बताना जरूरी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं ना कि किस आधार पे आप इसको लाए। तो बताइए कौन सा इसमें से सही होगा इन दोनों स्टेटमेंट में। तो यहाँ देखेंगे बिल्कुल सही हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सरकार के विपक्ष लाया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है उसके विपक्ष लाया जाता है। अगर ये पास हो जाता है लोकसभा से तो सरकार गिर जाती है ना। इसको कौन लाता है? विपक्ष लाता है भाई, विपक्ष में कोई भी लाता है इसको। राज्यसभा में इसका पावर नहीं है भाई। राज्यसभा से क्या मतलब, क्योंकि विश्व जो आपकी कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए होती है। तो इसलिए ठीक है, यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू फैमिली कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। इट एक्सक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर्स। तो ये थोड़ा सा कोर्ट से रिलेटेड सवाल था। फैमिली कोर्ट्स जो है कब बने थे? फैमिली कोर्ट 1984 के तहत, ठीक है। और इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं होता है। मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला सही होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार वकील प्रतिनिधित्व संभव नहीं है मतलब, तो यहाँ पे आप देखेंगे वकील प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, इसलिए बोला गया। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में आप खुद ही जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। वकील की आवश्यकता इसमें अनिवार्य नहीं है। आप करना चाहें तो कर ले, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है भाई। अगर न्यायालय को लगता है कि जो पक्षकार है वो नहीं रख पा रहा अपना पक्ष बेचारा, तो कहेगा ठीक है भाई वकील कर लो, नहीं तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होगा यहाँ। चलिए अगला देख लेते हैं। ये स्टेट है और ये राज्यसभा की सीट है। तो आपको पता होगा मैंने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको डिटेल में बताई थी, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, कहाँ पे कितनी सीटें हैं। आइए एक बार पहले आपको सीटें बता देता हूँ। जैसे यूपी में आपको पता है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हो जाएंगी। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 16। लोकसभा की 40 हो जाएंगी। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हो जाएंगी। अरुणाचल में 1 है और लोकसभा की 2 है। असम में राज्यसभा की 7 है और लोकसभा की 14। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 41 सीटें। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें हो जाएंगी। ऐसे केरल में आप देखेंगे राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी हो जाएंगी? 20 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? 29 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, कितनी? 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। मणिपुर में राज्यसभा की 1 है, मेघालय में भी 1 है, मिजोरम, नागालैंड, यानी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीटें हैं और मणिपुर में 2 है, मेघालय में 2 है, मिजोरम, नागालैंड में लोकसभा की 1-1 है। उड़ीसा में 10 सीटें हैं राज्यसभा की और लोकसभा की 21 सीटें हो जाएंगी। गोवा में 1 सीट है आपकी राज्यसभा की, लोकसभा की 2 सीटें हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा की, लोकसभा की 26 है। हरियाणा में 5 है राज्यसभा की, लोकसभा की 10 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है राज्यसभा की, लोकसभा की 4। झारखंड में 6 हैं और लोकसभा की 14। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 है, लोकसभा की 28। याद कर लीजिए, इससे एक सवाल आपको मिलता है हर बार। पंजाब में आप देखेंगे 7 राज्यसभा की है, 13 लोकसभा की है। राजस्थान में 10 राज्यसभा की, 25 लोकसभा की है।
सिक्किम में 1 राज्यसभा की 1 लोकसभा, तमिलनाडु 18 राज्यसभा 39 लोकसभा, तेलंगाना 7 राज्यसभा 17 लोकसभा, त्रिपुरा 1 राज्यसभा 2 लोकसभा। ठीक है। अगर यूटीज में देखना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार में आप देखेंगे राज्यसभा की सीट नहीं है, दादर नगर हवेली में भी नहीं है, लक्षद्वीप में भी नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी जहाँ सबसे ज़्यादा हैं, 4 राज्यसभा की सीटें हैं, 5 लोकसभा की। दिल्ली में 3 है राज्यसभा की, 7 लोकसभा की है। पुडुचेरी की भी 1 है राज्यसभा की सीट, 1 लोकसभा। ठीक है। और लद्दाख में राज्यसभा की सीट नहीं है, लोकसभा की 1 है। ठीक है। अब इसका उत्तर आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मज़ा आ जाएगी। ठीक है। इसका उत्तर मैं चाहता हूँ आप लोग दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, यानी किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट 13 या 33? तो आपको पता होगा भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके थ्रू हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और पहले जज कौन बने थे? सर एलिजा इम्फे, है ना, या एलिजा इम्फे। तो याद रखिएगा इसको, ये हो जाएगा इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए इसके बाद कह रहा है, ये इंग्लिश में है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मशीनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और ये एक्ट है ना। देखिए इन एक्ट को जरूर एक बार आपको कवर करना है, 1773 के एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इनसे सवाल जो है ज़रूर पूछे जाते हैं, एक एक दो दो। अगर आप लोग कहेंगे तो डिटेल में शॉर्ट में इसको हर एक एक वीडियो के थ्रू कवर भी कर लेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके थ्रू हुई है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो ये आपकी नियंत्रण परिषद बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। सर्वोच्च न्यायालय तो अभी बताया भाई, चार्टर अधिनियम 1773 से बना था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 से हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? चार्टर एक्ट 33, चार्टर एक्ट 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 58 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा 1861। ठीक है। फिर कह रहा बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड, यानी किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट से बना, ऐसे फेडरल कोर्ट किसके थ्रू बना है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसके थ्रू बना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू बना है। और बना तो कब था? 1937 में ना, 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू हुई थी। अच्छा इसके चीफ जस्टिस पूछ ले पहले कौन थे, तो क्या बताओगे भाई? तो कौन थे सर? मॉरिस गायर, है ना, मॉरिस गायर, ये इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। बाद में ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया 28 जनवरी 1950 को, है ना, यही सुप्रीम कोर्ट बन गया। चलो इसमें कह रहा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो देखो यही सवाल रिपीट हुआ बाद में, है ना। तो सवाल जो है लिंक करके आते हैं। अगर आप पिछले 20 सालों के पॉलिटी के ही नहीं, आप ये समझो पूरे जीएस के पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से कर लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं उनको, जो आप भूल लें उनके नोट्स बना लीजिए, तो आपका प्रीलिम्स चाहे जिस भी एग्जाम्स को आप देंगे, यूपी ट्रिपल एस सी के लोअर पीस है, जो आर ओ या बी हो, आप आराम से मोटा मोटा थोड़ा सा निकाल के आराम से उसको कट ऑफ निकाल सकते हैं, है ना। बाकी मेंस के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा करिए, है ना। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1937 में हुआ है। और दोस्तों हमारे आर ओ, यूपी PCS, BEO, इन सब के पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप संपूर्ण तैयारी प्री प्लस मेंस की करना चाहते हैं तो पूरा आपको प्री प्लस मेंस का कंटेंट भी मिलेगा, कहीं से कोई बुक आपको नहीं लेनी है। आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस के साथ आप पूरी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। फिर कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल? तो केंद्र में द्वैध शासन पूछ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 35 या 1947? भाई एक प्रोविंसेस में लगता है, प्रांतों में जिसको बोलते हैं, और एक सेंट्रल में लगता है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है निचले स्तर से। तो पहले क्या करा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इसकी शुरुआत करी गई प्रोविंस लेवल पे, किस पे? प्रांतीय लेवल पे शुरुआत करी गई। फिर जब वहाँ से हटाया गया तब इसको केंद्र लेवल पे लगाया गया, यानी सेंट्रल लेवल पे डायरकी लगाई हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। अब अच्छा डायरकी होता क्या है ये समझ लीजिए। डायरकी क्या होता था? 2
मतलब जो प्रांत थे या कह सकते हो पूरा ब्रिटिश राज थे, इसको दो भागों में विभाजित करा। मतलब एक था रिवर्स रिजर्व सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, और एक क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल, ये इसको मैनेज डायरेक्टली करता था। इसके अंतर्गत 3 ऑफिसर आते थे, वो इसकी हेल्प करते थे ना, 3 ब्रिटिश काउंसलर होते थे, वो इसकी मदद कर देते थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट की अगर बात करें, ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी गवर्नर जनरल लीड करता था, एडमिनिस्टर करता था, बाय द एडवाइजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 10 लोग होते थे जो इसको हेल्प करते थे भाई। अब जैसे मान लीजिए हेल्थ है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट्री है, नॉर्मल जो मुद्दे थे वो सारे यहाँ डाल दिए, रिजर्व मुद्दे यहाँ पे डाल दिए। तो दो तरह का शासन चलने लगा था, द्वैत शासन इसी को बोला। ये इसलिए लाया कि गवर्नर ने क्या करा, अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल के लिए कुछ पावर रिजर्व कर दी है ना, जो ओवर राइट पावर थी ट्रांसफर सब्जेक्ट पे, कि हम इस पे डोमिनेंस कर लेंगे, इसको रिजर्व सब्जेक्ट में डाल देंगे। तो केंद्र लेवल पे आई डायरकी 1935 में और प्रोविंस लेवल पे आई 1919 में, ठीक है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बाइकैमरल समझे, 2 सदन, उच्च सदन निम्न सदन, जैसे अभी समझ लो लोकसभा राज्यसभा है ना, ऐसे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या 1935। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के थ्रू, ठीक है, 1919 के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो ये आज का लेक्चर हमने करा कंप्लीट। ऐसे इसको करिए, ऐसे हम लोग बताइएगा, तो ये सब लेक्चर को हम लोग जो ये जैसे ये पॉइंट पूछे गए तो आपको ये भी करने हैं, है ना, जो जो आए हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आज का होमवर्क भी ले लीजिए भाई। होमवर्क ये है कि जैसे आपको चार्टर एक्ट जो है 1773 का, ये कर लेना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का कर लेना है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ये 4 एक्ट कर लीजिए भाई, है ना। छोटे छोटे से होते हैं। अगर और करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1919, 1935, इसको भी कर लीजिए। एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मैं वो उसको लेने बैठूंगा तो ये तो बहुत लंबा, फिर 2 घंटे लग जाएगा आपको डिटेल में करने में। तो अभी आप इसको करिए आराम से, है ना। कोई डाउट हो अभी हम लोग प्रश्न कर लेंगे फिर इससे संबंधित।